मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और ये चैप्टर आज फिनिश करेंगे जो मोमेंट पढ़ रहे हैं। मोमेंट से रिलेटेड जितना टॉपिक था सारा कवर हो जाएगा आज की क्लास में, हो चुका है ऑलरेडी, बस एक फिनिश देना है उसको। और उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग फ्रिक्शन शुरू करेंगे, आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर से, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या क्या हुआ था, क्या क्या करना था। ये था मोमेंट वाला टॉपिक जो हम लोग के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। ये था मोमेंट वाला टॉपिक, सब खत्म हो चुका था। अब सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन एबव टॉपिक्स, यानी जो ऊपर दिए गए टॉपिक्स हैं उनमें कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है, ये हमको देखना है। सब खत्म हो चुका था। ये लास्ट क्लास कंसेप्ट ऑफ कपल एंड इस प्रॉपर्टीज पर हुआ था। पैरेलल फोर्सेज और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये पूरा पढ़ा चुका हूं मैं इसके बारे में। और पैरेलल फोर्सेज में थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ, बता चुका हूँ ऑलरेडी। और ये पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट बाय मोमेंट, ये न्यूमेरिकल लगाते लगाते आप समझ जाएंगे, पहले भी बता चुका हूँ। तो अब हम लोग बात करते हैं किन पर, इन मुद्दों पर यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम लोग पैरेलल फोर्सेस को समझ लेते हैं हल्का सा, ठीक है ना। हल्का सा पैरेलल फोर्सेस को समझ लेते हैं। देखिए जब भी कोई बल इस टाइप से लग रहा हो, जैसे इस टाइप से फोर्स लगा, तो इसको कहते हैं पैरेलल फोर्स। ये पैरेलल में पैरेलल अनलाइक फोर्स है। और अगर ये यही एक ही दिशा में होते तो इनको कहा जाता पैरेलल लाइक फोर्सेस। ये कहे जाते हैं पैरेलल लाइक फोर्स, पैरेलल लाइक फोर्स। और ये कहा जाता है पैरेलल अनलाइक फोर्स। अनलाइक का मतलब असदृश, इनको क्या बोलते हैं, असदृश समांतर बल। असदृश समांतर बल, समांतर बल। और इनको पैरेलल लाइक का मतलब सदृश समांतर बल, सदृश समांतर बल, ठीक है। इनको ये दो नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि इनका यदि आपसे रिजल्टेंट पूछे तो रिजल्टेंट मान लो ये फोर्स P है, ये Q है, और इसको मान लो ये फोर्स भी P है और ये Q है। बस एक बार ये दोनों एक ही दिशा में है, एक बार अलग अलग दिशा में है। तो तुम ही बताओ, जब दोनों एक ही दिशा में है तो इन दोनों का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, वो जुड़ जाएगा और वो भी इसी दिशा में जाएगा। यानी अगर हम कहें कि इनका रिजल्टेंट R है तो पहली बात कि P प्लस Q होगा। कोई भी दो बल यदि सदृश हैं, सदृश का मतलब अगर एक ही दिशा में पैरेलली काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी तो पहले उनके दोनों के योग के बराबर होगा निश्चित रूप से, और उसी दिशा में होगा। लेकिन जब वही बल एक एक इधर होने लगे तो परिणामी कहाँ जाएगा। तो परिणामी डिपेंड करेगा इसमें कि P बड़ा है, कि यदि यदि इस केस में P बड़ा हो Q से तो परिणामी किसकी तरफ जाएगा, P की तरफ। यदि P बड़ा है तो P की तरफ, और वैल्यू कितनी होगी, P माइनस Q। घटना तो तय है, घटना तो तय है, लेकिन जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ। और यही चीज यदि यदि Q बड़ा रहेगा, इफ इफ Q इज ग्रेटर देन P, यदि Q बड़ा हो जाए तो परिणामी तुरंत अपनी दिशा इधर बदल देगा और इसका वैल्यू वही होगा P माइनस, जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। क्योंकि मान लो ये 5 है, ये 10 है, तो 5 माइनस 10 करोगे तो माइनस में आएगा। माइनस बता रहा है कि जिसके तरफ, जिस अगर तुम इसको ले रहे हो पॉजिटिव, जैसे P वाले फोर्स को यदि तुम पॉजिटिव लो और इसको निगेटिव लो तो अपने आप ये वैल्यू साथ के साथ बताता जाएगा। जैसे अगर मान लो तुमने कहा कि सर एक बल P है लेकिन हम उस दिशा को पॉजिटिव ले रहे हैं, और सर एक बल Q है और इस दिशा को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो तुम P का वैल्यू कुछ भी रखोगे, Q का वैल्यू ना बस साइन के साथ रख देना। जैसे मैं इसको बोलूं यदि 5 न्यूटन और इसको बोलूं 10 न्यूटन, तो कहेंगे परिणामी कहाँ जाएगा, तो कहेंगे सर 5, और उसके बाद अब तुम जोड़ो सीधे 5 और इनको साथ मिलाओ, लेकिन ये इसकी दिशा में तो है नहीं तो ये माइनस देश होगा, अंतर आएगा। क्यों क्यों इसको 5 वाले को तुम प्लस लिए और 10 वाले को माइनस, क्योंकि इस दिशा को तुमने क्या मान रखा है, इस दिशा को तो अभी परिणामी को मारो गोली, इस दिशा को तुमने क्या मान रखा है, नेगेटिव, और इस दिशा को क्या मान रखा है, पॉजिटिव। तो इस वाले को प्लस और उस वाले को माइनस, आंसर आएगा -5। यानी परिणामी जो होगा वो माइनस में आया है, यानी इस दिशा में होगा, और वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरीके से इनका भी यही कहानी, जब मैंने बहुत सिंपल है, इसमें क्या ही समझाने वाली बात, ये बहुत सिंपल बात है। एक चीज जानना कि दो समांतर बल के परिणामी हमेशा या तो जुड़ेंगे आपस में या तो घटेंगे, निश्चित रूप से। अगर एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे, अलग अलग दिशा में तो घटेंगे, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको याद रखना।
इसके अलावा पर इसमें कुछ है नहीं, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं कंसेप्ट के तौर पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के। न्यूमेरिकल्स लेंगे, कंसेप्ट और क्लियर होगा हम लोगों का। कंसेप्ट क्या कहता है, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो हम लोग क्लास लेके चल रहे हैं पूरी तरह से मैं फ्री पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी क्लास फ्री देता हूं पूरी। कुछ टीचर्स जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनकी क्लासेस जरूर पेड होती हैं, लेकिन मैं अपनी क्लास पूरी फ्री ही दे रहा हूं आपको। तो इसका आपका उत्तरदायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करिए। यदि आपको सेशन पूरा पसंद आया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। जितनी क्लासेस मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को इस सेमेस्टर में, उसको मैंने फ्री ही रखा है। केवल बाकी टीचर्स के सब्जेक्ट का जो है वो पैसा आपसे लिया जाता है, अन्यथा कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है। और क्वालिटी कैसी है वो आप तक अब पढ़ के समझ चुके होंगे कि क्वालिटी इसकी कैसी है वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर लिखा गया, कह रहा कि एक मेज का ऊपरी तल जिसका क्षेत्रफल 1.5 × 1.5 मीटर है, यानी मेज ऐसा दिखाई दे रहा है, 1.5 × 1.5 मीटर का मेज है, 4 पैरों पर टिका है, 4 पैरों पर टिका है, आपस में बीचों बीच 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर होगा, ये 1 मिलीमीटर नहीं मीटर होगा, 1 मीटर × 1 मीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाते हैं। यानी ये जो है वो 1 मीटर × 1 मीटर का वर्ग बनाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और ए में, मतलब ए में, इस चित्र से आपको कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाइए। आपको बस ये यहाँ पर दिखाया गया इसको समझना है। 1.5 मीटर × 1.5 मीटर है, लेकिन पैरों के बीच की दूरी 1 मीटर है। क्यों? क्योंकि ऊपर से पटरा ऐसे रहेगा इसका टेबल, पैर थोड़ा अंदर रहता है ना, तो अंदर से पैर। अब हम लोग कहेंगे कि ठीक है सर, अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, ये रहा सर मेज, ये रहा सर मेज, और मेज के पैर जो है सर, पैर जो है वो थोड़े अंदर है, मतलब पैर यहाँ पे है, मतलब पैर इनके नीचे है। अगर कायदे से देखा जाए तो पैर जो है इनके नीचे यहाँ पे है, इस जगह पर पैर है। कहेंगे सर ये कैसे? मैं कहूंगा नीचे जाके देखिए, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ, नीचे जाके देखिए कि पैर यहीं पर इसके हैं, ठीक है ना, यहीं पर इसके पैर हैं। तो कहेंगे ठीक है सर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। यदि पैरों का अलग अलग भार पूरे मेज की अपेक्षा छोड़ने योग्य हो, मैं इंग्लिश वालों को भी मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा भरोसा रखें। यदि पैरों का अलग अलग भार पूरे मेज की अपेक्षा छोड़ने के लायक हो, यानी जो ये पैर लगे हैं मेज के, इनके भार को आप नेग्लेक्ट करें, इनका कोई वेट नहीं है। तो किसी भी चीज का कोई वेट होगा तो वो प्रभाव डालने लगेगा उसके ऊपर। कह रहा कि उनके भारों को आप छोड़ दीजिए, यानी छोड़ने योग्य है, उनके वेट को छोड़ा जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि एक मेज का ऊपरी तल जिसका क्षेत्रफल इतना है, यानी a table which has a square shape having area 1.5 × 1.5 मीटर is stable on its 4 legs, यानी अपने 4 पैरों पर टिका हुआ है। चारों पैर आपस में बीच में 1 मीटर × 1 मीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाते हैं। All 4 legs are making a square of 1 meter × 1 मीटर within this, और बोला कि as shown in the figure, यानी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मेज का संपूर्ण भार 200 न्यूटन है, यानी इसका खुद का भार 200 न्यूटन है जो नीचे काम करेगा। यदि आप इसको ऐसे समझ रहे हो तो आप ये समझिएगा यहाँ पे कि मेज का अपना वेट जो कि नीचे काम कर रहा है वो कितना है, 200 न्यूटन है। बात समझ रही ना, ये अपना वेट इसका नीचे 200 न्यूटन काम कर रहा है। कह रहा है आगे, यदि पैरों का अलग अलग भार मेज की अपेक्षा छोड़ने योग्य हो, इफ the weight of the legs of the table is negligible or can be neglected, तो उस अपेक्षित बल का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड दैट एक्सपेक्टेड फोर्स, जो मेज के तल के किसी एक कोने पर नीचे की ओर लगाए जाने पर मेज को उलट सके। दैट, हमने क्या बोला कि फाइंड दैट एक्सपेक्टेड फोर्स दैट इज एबल टू टर्न द टेबल व्हेन अप्लाइड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। यानी मैंने इसका इंग्लिश भी बोला, यदि आप सुन के लिख लिए तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, यदि आप सुन के लिख लिए तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। मेरी अंग्रेजी उतनी बढ़िया नहीं है। यहां पर एक पी फोर्स जो है, यहां पर एक पी फोर्स लगाना है, एक सेकंड, यहां पर एक पी फोर्स लगाना है। ऐसे नहीं कुछ बच्चे हैं बचपन में टेबल पर दादाजी बैठे रहते हैं, उधर से पकड़ के लटक जाते हैं, सबको गिरा देते हैं, नहीं। तो टेबल का कोना हल्का सा बाहर निकला हुआ है, आईसी पर ये लटक के पी बल बताइए, ऐसा बताइए कि ये पलट दे पूरे टेबल को, यही चीजें पूछा है।
तो भाई P लगेगा तो टेबल पलट जाएगा उधर, लेकिन इसका खुद का भार भी तो काफी ज्यादा है। अगर मैं इन सबको एक ठीक तरीके से अरेंज करूं, दिक्कत है, अगर मैं इन चीजों को एक ठीक तरीके से अरेंज करूं इनको, बड़ी दिक्कत है। अगले पेज पे देख लेते हैं। अगर मैं ठीक तरीके से चीजों को अरेंज करूं तो मैं क्या पाऊंगा, देख लेते हैं अभी हम लोग। असल में यहां पर ऐसे कहानी है कि ये मेज का ऐसे था, मान लीजिए ये कोना है आपके मेज का, ऐसे आप समझिए, ऐसे मेज का कोना है, ठीक है ना। ऐसे कुछ कोना वोना मेज का होगा, ये चौकोर है यार, इतना खराब घटिया ड्राइंग में बना दिया है, बहुत गलत बना रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, तो रुको अच्छा वाला बना दे रहा हूँ। ये हुआ आपका मेज चौकोर वाला, ठीक है ना, और इसके अंदर एक और मेज, इसके अंदर एक और मेज, ठीक है ना, ऐसे। और अगर मैं कहूं कि इसका खुद का भार यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है ना, और अगर अंदर अंदर सोचें तो हम इसी कोने पर जा रहे हैं बल लगाने, हम इसी कोने पर जा रहे हैं बल लगाने नीचे की तरफ। तो सोचना कि इस लाइन पर इसको पलटने के लिए, जब इसको पलटना पड़ेगा तो होगा क्या, तब तुम देखोगे कि सर ये मेज कुछ ऐसी है, ये मेज कुछ ऐसी है कि ऐसी है सर मेज, ये मेज ऐसी है, और इसमें सर ऐसा हुआ है कि इसके चार पाए जो है ना, वो कुछ ऐसे, यहाँ पे नहीं, मान लीजिए यहाँ पे है, हल्के हल्के अंदर अंदर ऐसे लटके, ऐसे इसके चार पाए लटके कुछ इस टाइप से। तो अच्छा तो नहीं है बनाए होते सर में, ऐसे लटके हुए हैं, ठीक है ना। और एक होशियार चंद यहाँ पर जाके बल लगा रहा है, एक होशियार चंद यहाँ पर जाके बल लगा रहा है कि जब पटकेगा इस फूट, ठीक है ना। तो इस केस में मैं कहूंगा कि देख भैया, इसका जो बल यहाँ पर है, इसका खुद का वेट यहाँ नीचे काम कर रहा है, और ये काम कर रहा है कितना, 200 न्यूटन, देखो यहाँ पर लिखा था पूरे मेज का भार 200 न्यूटन, ठीक है ना। और यहाँ पर P कितना लगाएं कि उलट जाए, यही पूछा हमसे। तो एक सीधी लाइन दिख रही होगी जिस पर एक 200 लग रहा है और एक P लग रहा है, बस अब हमको पता ये करना है कि ये जो जो यहाँ पे संभाला हुआ है ये वाला पैर, इसको उससे देखो अंतिम ये आलम्ब है, एक तरीके से ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और इसके एक तरफ बल ऐसे लगेगा, इसको पलटेगा, और ये वाला बल इसको इधर रोकेगा। यानी इसको हम डायग्राम को यदि सीधा करके यहाँ पर बना लें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर अगर मैं टेबल में अलग अलग नाम दे देता हूँ, जैसे इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि O है, ठीक है ना, इस पॉइंट को पूरा मेज का पूरा एक विकर्ण ए बी मान लूं, और ये इसका विकर्ण है, ये ध्यान रहे कि ये कौन सा वाला है, अगर टेबल का विकर्ण मिलाओगे ना तो कुछ वो ऐसे बन रहा है, टेबल का जो विकर्ण बनेगा वो कुछ, सॉरी, वो कुछ अलग हिसाब बना रहा है टेबल वाला, ठीक है, ये टेबल के अंदर अंदर वाला हिसाब है, ये पैरों को कनेक्ट करने वाला स्क्वायर है और एक बड़ा वाला स्क्वायर है। तो ये ध्यान रहे कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ये लगा हुआ है, ये वाला सपोर्ट पैरों वाला, यहाँ भी एक पैर है, यहाँ भी एक पैर है, यहाँ भी एक पैर है। तो मैं चाह रहा हूं कि एक फोर्स जो यहाँ काम कर रहा है और एक फोर्स जो यहाँ काम कर रहा है, उन दोनों का इसके इस आलम के बहुत, जैसे ये लगेगा तो क्या करेगा, मेज को पलटेगा, ऐसे पलटेगा ऐसे मेज को, ये वाला इसको संभालेगा रोकने से, इसका खुद का वेट जो कि 200 किलो न्यूटन है। तो एक बात बताओ, पहले हमको चाहिए कि यहाँ से इसकी दूरी कितनी है और यहाँ से इसकी कितनी दूरी है, क्योंकि दोनों मोमेंट बराबर होंगे तभी टिकेगा भाई, दोनों मोमेंट बराबर होंगे तभी टिकेगा। तो मैं इसकी दूरी जानने के लिए, जब ये बोला है 1.5 मीटर मेज का बाहरी हिस्सा, और पैरों के बीच की दूरी 1 मीटर बोला है, बात समझ में आ रही ना, तो मैं कहूंगा पहले ये निकाल लूं मैं, जिसको मैंने नाम दिया है ए बी, और ये पूरा ए से बी नाम दिया है ना, इसको मान लिया मैंने नाम दिया सी डी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि यहाँ से ए बी कितना होगा, तो ए बी बराबर कितना होगा, तो ये देखो बड़ा वाला, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1.5 का स्क्वायर और 1.5 का स्क्वायर, ये होगा ए बी।
यानी यहां से ए बी की वैल्यू जो हमको निकल के आएगी कितनी आएगी, अंडर रूट हमने लिया कितना 2.25 प्लस 2.25, यही ना होता है 1.5 का स्क्वायर, या 2.121, ये ए बी की पूरी दूरी आई 2.121, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इस तरह सी डी की दूरी कितनी होगी, सी डी कितना होगा, तो कहेंगे अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2 आएगा, यानी इसको अगर सॉल्व करें तो आएगा 1.414। ये यहां से सी से डी तक की दूरी आई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओडी और डीबी, उसी की जरूरत पड़ने वाली है मुझे, मैं दिखाता हूं अभी कैसे। यहां से ओडी कितना होगा, इसलिए पहले तो ये निकाल लेते हैं ओबी का वैल्यू कितना है। ओबी यहां से यहां तक की पूरी लंबाई, ओबी ओबी बराबर होगा ओ से बी, यानी ए बी का आधा है, ए बी बाई 2, यानी 2.121/2 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आया 1.06। और ये जो ओडी है, ओडी जो कि सी डी बाई 2 है, सी डी बाई 2 है, तो यहाँ पर सी डी बाई 2 का वैल्यू, सी डी का वैल्यू 1.4142 होता है डिवाइडेड बाई 2, ये अंडर रूट 2 की वैल्यू है, याद कर लो, इतना तुमको करना पड़ेगा आगे के लिए। तो 1.4142 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7071, यही ना। अब हमें मिल चुकी है कहानियां, कैसे देखो जरा ध्यान से, इन्हीं को मैं इस टाइप से अब एज ए रॉड यहाँ पे खींच के दिखाता हूं। अब असल में मुद्दा ये है कि यहाँ पर लगे हैं, एक बल यहाँ पे लगा है पी, एक बल लगा है यहाँ पे 200 न्यूटन, यहाँ नहीं, मान लो इस जगह पे लगा है, आधे हिस्से को ले रहा हूं मैं, ये 200 न्यूटन का बल लगा है यहाँ पे, और इसको इस पी को बड़ा करते हैं क्योंकि ज्यादा बल की रिक्वायरमेंट करेगा। यहाँ पे लगा है 200 न्यूटन, यहाँ पर लगा है 200 न्यूटन, मैं इतना ही भाग को बना रहा हूं यहां से यहां तक, यानी ये है ओ, ये है बी जिस पर लगा है, अब बीच में डी पॉइंट है जो एज ए सपोर्ट पैर इसका लगा हुआ है, यानी इसको ऐसे कह सकते हैं ये टेबल का पैर है। अब समझ में आ गया। अब मैं कह सकता हूं कि ये पी कितना रहेगा तो पलट देगा, तो मैं सिंपल सा इसको सॉल्व करूंगा कि भाई दिए गए चित्र के अनुसार पी गुणा ये डिस्टेंस बराबर होगा 200 गुणा ये, स्टेबिलिटी के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि चित्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फिगर फिगर डायग्राम बना के ही सब लिखना है, बिना डायग्राम के नहीं। तो P गुणा हम क्या करेंगे, ये दूरी कितनी है तुम जान रहे हो, O से B पूरा कितना आया है, OB पूरा 1.06 है, 1.06 है OB, और यहाँ से OD कितना है, O से D, O से ये पॉइंट था ना D जिस पर टेबल लगा हुआ था, देख लो डी, देखो यहाँ पर टेबल जहाँ पे वो लगा हुआ है पैर इसका, तो ओडी की दूरी है 707, यानी यहाँ से ये दूरी जो है 0.7071 है। तो आप कहेंगे ये कितना बचा, अरे पूरे में से इसको घटा लो, यानी हम लोग कहेंगे यहाँ पे पहले कि 200 का मोमेंट अगर इस पर लें तो लिख सकते हैं 200 गुणा जो नीचे लगा वो इधर की तरफ रोटेट कर रहा है, 200 गुणा 0.7071 गुणा हमने सॉरी बराबर हमने कर दिया उधर से पी गुणा, और ये दूरी कितनी है, मोमेंट ले रहे हैं यार, इसका मोमेंट बराबर इसका मोमेंट, तभी स्टेबल रहेगा। अगर आप देखो P इसी से ज्यादा बढ़ा तो कहानी खत्म, यानी P गुणा ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 1.06 में से माइनस कर रहे हैं 0.7071, यहां से P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो आएगी 200 गुणा 0.7071 जो आया, और हमने डिवाइड किया उस पूरे से, तो वैल्यू कितनी आई हम लोगों की, डिवाइड किया तो उसमें 1.06 माइनस 0.7071 उस पूरे से डिवाइड किया हमने, तो वैल्यू आई 410.736 न्यूटन। यानी P यदि इतना बल लगे तब तक तो बैलेंस रहेगा, यानी P इतना बल लगे तब तक तो टेबल बैलेंस रहेगा क्योंकि हमने बैलेंस लिया है, यानी फोर्स फोर्स ग्रेटर देन एबव वैल्यू, ग्रेटर देन अबव वैल्यू, अबव
वैल्यू वैल्यू कैन टर्न द टेबल, टर्न द टेबल। अच्छा, टर्न द टेबल एक मुहावरा है, इसका मतलब तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टर्न द टेबल एक फ्रेज है, उसका मतलब मुझे तुम बताना, ठीक है ना। समझ में आ गई बात यहाँ पे। तो आपके सामने ये है कैन टर्न द टेबल, यानी पी अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो ये पलट देगा। अभी तो ये था, इसको बैलेंस किए हुआ था, अब पी इससे अधिक यदि हुआ तो आराम से इसको तोड़ देगा। एक बार आप इसको पूरा देख लीजिए अच्छे से और नोट भी कर लीजिए क्या क्या हमने किया है, देख लीजिए सारी गणनाओं को एक बार ठीक से चेक करिए। 4.73 छह का न्यूटन का फोर्स इसको आराम से पलट सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोग से बोला है, ये आप लोग के सामने एक चित्र दिखाया गया है। सब पूछे हुए क्वेश्चन ही लिया हूं, ऐसा नहीं कि फर्जी क्वेश्चन लिया हूं। इसमें शायद ये वाला नहीं पूछा गया है, ये वाला, लेकिन बच्चे कह रहे थे सर टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चन कराइए। कुछ बच्चे कमेंट किए थे। देखो कुछ चीजें दिमाग को सुकून देती हैं और कुछ चीजें एग्जाम में रिजल्ट। तो तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए, हालांकि मैं कोशिश करूंगा दोनों मिल जाए, ठीक है। हाँ, उल्टे सीधे जितने क्वेश्चन तुम्हारी किताबों में प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, लेकिन फिर भी आप लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप खूब आसमान उड़िए, पैर जमीन पर रखिए, ज्यादा अच्छा, ठीक है। चित्र के अनुसार बिंदु ओ पर आलंबित एक सीधे लीवर पर, बिंदु ओ पर, यहाँ पॉइंट ओ है, यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ पे, और बोला गया है कोई एक सीधा लीवर है, ये पॉइंट ओ पर एक सीधा लीवर है ऊपर। कह रहा है कि विभिन्न ऊर्ध्वाधर बल कार्यरत हैं, माने एक जगह पॉइंटेड है और कई सारे फोर्स लगे हुए हैं। कह रहा है कि लीवर की साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये लीवर साम्य अवस्था में है भी कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। और कह रहा पुनः साम्य अवस्था प्राप्त करने हेतु ए पर, ए मतलब ये पॉइंट पर आवश्यक अतिरिक्त बल का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम सॉल्यूशन में ये चेक करेंगे कि क्या ये साम्य अवस्था में है भी कि नहीं है। यानी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर, ये जो नीचे डायग्राम दिखाया गया ना उसी के बारे में बोल रहा है कि चित्र 3.4 के अनुसार बिंदु ओ पर आलंबित एक सीधे लीवर पर विभिन्न ऊर्ध्वाधर बल कार्यरत है। देयर आर मल्टीपल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ए लीवर एज shown in the figure which is supported on a point O। कह रहा है लीवर की साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, what is the effect of these forces on the equilibrium of the lever। कह रहा कि पुनः साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए टू रीगेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट ए, यानी व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स इज रिक्वायर्ड एट पॉइंट ए, यानी ए पर अतिरिक्त कितने बल की जरूरत है। बात समझ में आ रही ना। तो क्या इंग्लिश वाले लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आ गया होगा बिल्कुल, यदि आप सुनेंगे तो आएगा, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे, और जो तुम उन लोग मुझसे इंग्लिश इंग्लिश हिंदी हिंदी लड़ते हो ना, जाओ ढूंढो कि जो पूरा टीचर तुमको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ पढ़ाता हो और इतना एक्यूरेट, ये भी जान लो तुम। बहुत कम टीचर है, डिप्लोमा वाले जितने टीचर हैं उन लोग की अंग्रेजी भी खराबी होती है मेरी तरह। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी अंग्रेजी खराब होती है, हम लोग का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, ना ठीक से अंग्रेजी आती है ना ठीक से हिंदी आती है हम लोगों को। ठीक से हिंदी बोल दिया जाए तब भी जहर खाने के लिए दौड़ोगे, ये भी जान लो। हिंदी भी बहुत हम लोग की अच्छी नहीं होती है। आओ यहाँ पे, तो देखा है, पहले तो चेक करें सही है कि नहीं। देखो यार, एक फोर्स इधर है, इधर है, इधर इधर, पहले तो चेक कर लो ऊपर सब बैलेंस भी है कि नहीं। तो हम सबका मोमेंट ले लेते हैं, इनका इधर मोमेंट लेते हैं, इनका इधर बैलेंस है कि नहीं देखते हैं। टेकिंग मोमेंट ऑफ, हमने यहाँ पर लिखा, हिंदी में लिख सकते हैं सभी बलों का। हम पहले यहाँ क्या लिखे, टेकिंग मोमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड फोर्सेस, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने फोर्स हैं बाएं हाथ की तरफ, उनका ऊपर मोमेंट ले रहे हैं। यानी बाएं तरफ के बलों का ऊपर आघूर्ण लेने पर कितना है। तो देखो ये है, ऊपर लगा है 2 किलो न्यूटन, ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, मैं किलो न्यूटन 2 लगा है, कितनी दूरी पर उसे, 4 और 2 6, और देखो यहाँ 4 और ये है 2, 6 मीटर की दूरी पर, यानी 2 × 6 का मोमेंट क्रिएट करेगा। कैसा, किस डायरेक्शन में, ये वाला किस डायरेक्शन में है, तो आप कहेंगे सर ये इस टाइप से डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, यानी ये कैसा क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखना थोड़ा गलत बात है,
अब ये इसलिए सही हो रहा है क्योंकि सभी नीचे लगे हैं। मैं ऐसा लिखूं कि टोटल टोटल मैंने लेफ्ट हैंड साइड के बजाय अगर कोई ऊपर लग गया होता तो उसको काउंटिंग में नहीं लिखता। मैं ये लिखने जा रहा हूं कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, टोटल जो है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितने, ये लिखना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर कोई फोर्स इधर अप लगा रहता ना तो देखो इसका इफेक्ट ऐसे रोटेट कराने का, उधर वाले का वैसे रहता, तो फिर उसको इसके साथ प्लस में लेना पड़ता। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, अगेन बता रहा हूं। यानी ओ पर हम इसका मोमेंट लेंगे 2 वाले का, तो 2 गुणे 4 और 2 6 मीटर, और प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज है ऐसे है, ठीक है ना। ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, यानी यह 3 गुणा, ये तो 2 गुणा 6, ये 3 गुणा कितनी दूरी पे है 2 मीटर। ये कितना आ रहा है टोटल, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 18 किलो न्यूटन मीटर का। अब लिख रहे हैं यहाँ पे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है। तो मैं इसको कहूंगा उधर वाले फोर्सेस को लेंगे, ये क्लॉकवाइज है वो भी क्लॉकवाइज है, तो ये लग रहा है 4 गुणा 1 की दूरी पर है, 4 गुणा 1 प्लस ये कैसी दूरी, ये ऐसे लग रहा है इधर से 4 गुणा 1, और वो 4 किलोमीटर है तो 3 1 4 की दूरी पर है, यानी 4 गुणा 4, ये भी ऐसे लग रहा है, यानी ये 4 चौका 16, 4 20 किलो न्यूटन मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि अनबैलेंस, यानी इस जैसे लोड अभी लगे हैं कि सिंस टोटल क्लॉकवाइज आर नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, hence अनबैलेंस्ड, क्योंकि सभी दक्षिणावर्त वामावर्त के बराबर नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल है, अस्थिर है। इसलिए क्या है, ये अनस्टेबल यानी अस्थिर है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा सर, इस स्थिति में हमको करना पड़ेगा, पूछा भी है कैला लीवर के साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं पहले बता दिया कि साम्यावस्था में नहीं है, ये अनबैलेंस है, इक्विलिब्रियम में नहीं कह रहा। तब क्या करें, तो मैं कहूंगा तब पूछा भी आगे कि पुनः साम्यावस्था लाने के लिए बोला है यहाँ पे कि साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए ए पर कितना बल लगाना पड़ेगा। मैं मान लिया कि ए पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स एक्स लगाना पड़ेगा, और ए पर ही एक्स और 2 किलोमीटर तो लग ही रहा था एक्स, और तो मैं कह सकता हूँ वो एक्स की वैल्यू क्या हो, कितना बल लगाना पड़ेगा, मतलब एक्स की वैल्यू बताइए। अगर पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये मत बोलना कि सर जान थी मेरी। झटके में अगर कोई पूछे, तुम ख्यालों में डूबे रहो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये मत कहना कि जान थी मेरी, यहाँ इस एक्स की वैल्यू, दैट वेरिएबल एक्स की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो अब इस पर कैसे करेंगे कि सबका मोमेंट लेंगे लेकिन अब एक्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो अब इस केस में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो हम लोग उस डायग्राम को याद कर लीजिए, 2 किलो न्यूटन वाला जो था वो कह रहा है 2 प्लस एक्स हो चुका है, और गुणा कितनी दूरी पर लगा था, 4 और 2 6 की दूरी पर लगा था, तो गुणा 6 और प्लस एक और लगा था यहाँ पे 3 वाला जो कि 2 की दूरी पर है, यानी कि ये प्लस 3 वाला जो है वो कितनी दूरी पे बराबर उधर से होगा, 4 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 4। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा इस x का वैल्यू, तो यहाँ से x को निकालेंगे, 6 दूना 12 प्लस 6x प्लस, देखो 6 दूना 12 6x प्लस 6 बराबर 20 यहाँ पे हो गया। यहाँ से 6x बराबर लें तो 12 6 18 उधर गया, तो 2 बचा x बराबर 2/6, यानी 1/3 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा ए पर, फॉर इक्विलिब्रियम a force of 1/3 किलो न्यूटन is required at A, यानी ए पर साम्यावस्था के लिए, नहीं कहेंगे कि साम्यावस्था के लिए ए पर 1/3 किलो न्यूटन के अतिरिक्त बल की जरूरत है। क्या बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। कहेंगे सर आप इन दोनों को बराबर क्यों किए हैं, अभी तो सर अलग अलग आप निकाले थे, इसका 18 इसका 20। मैं कहूंगा बैलेंस करना है ना, तो दोनों तरफ के मोमेंट आपस में बराबर होंगे, यही एक्स ही बराबर करेगा इनको, इसलिए मैंने इसको और उसको आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया।
कहोगे सर अगला न्यूमेरिकल दिखाइए, मैं कहूंगा लो देखो, कह रहा है अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो असदृश, यानी दो असदृश मतलब अनलाइक समांतर बलों का परिणामी 5 न्यूटन है, यानी रिजल्टेंट ऑफ, मैं लिख भी देता हूं रिजल्टेंट ऑफ, मैं बोल देता हूं यार लिखने में टाइम लगेगा, रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेज इज 5 न्यूटन, यानी दो अनलाइक पैरेलल फोर्स है जिनका रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, मानी एक ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे, और घटाने पर 5 न्यूटन आ रहा है, क्योंकि अनलाइक पैरेलल है तो घटाने पर ही 5 न्यूटन आएगा। कह रहा इन बलों, कह रहा कि एवं परिणामी, इन बल जो परिणामी बल है इन बलों से 20 और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बल ज्ञात कीजिए, यानी दोनों बल बताने हैं। एक बल कहीं यहां पर लगा हुआ है और एक बल और अनलाइक दूसरी दिशा में लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है दोनों बल, ठीक है। कह रहा है कि परिणामी, चलो इनको ऐसे लगाओ ताकि ये लगे कि एक ही लाइन, मान लो ऐसे लगा दी, और कह रहा है कि परिणामी जो है ना, परिणामी मान लो कि ऐसे ये दोनों बल हैं, इनको कहा जाएगा कि ये पैरेलल, पैरेलल अनलाइक, और दोनों का रिजल्टेंट 5 न्यूटन है, मतलब इसमें से इसको घटाने पर, मान लो ये फोर्स P है और ये फोर्स क्या है, Q है, बात समझ में आ रही है, दोनों का रिजल्टेंट 5 न्यूटन है। तो मैं अगर रिजल्टेंट को यहाँ बना दूं कि चलो भैया इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर 5 न्यूटन है, तो बोला क्या हमसे, ये 5 न्यूटन है, और कह रहा कि मतलब P माइनस क्यू ही 5 होगा ऑब्वियसली। कह रहा कि इन बलों से, कह रहा कि परिणामी बल इन बलों से 20 एवं 25 मीटर की दूरी पर है, कह रहा कि एक बल यहाँ से यहाँ तक 20 है और एक दूसरा बल 25 मीटर की दूरी पर है, सेंटीमीटर एक्चुअली, दैट डजंट मैटर, दूरी जो भी रहे एक ही में होनी चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा कि P और Q का मान बताइए, बड़ा आसान है, अगर इन दोनों का ये परिणामी 5 है तो इसका मतलब पहली बात कि इन दोनों बलों का अंतर 5 है, ठीक है ना, ये बात क्लियर है। यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे एक 25 एक 20 पे है, तो एक बात का ध्यान रखना दोस्त, यहाँ पे यहाँ तुमको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, जैसा डायग्राम बना है कि P जो है वो कम होगा Q से, ये जान लो तुम। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर P ज्यादा हो गया और उसकी दूरी भी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा मोमेंट क्रिएट कर देगा, ये ज्यादा मोमेंट क्रिएट कर देगा यहाँ पे। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको बता दूं, नहीं समझे बात को, मैं सर P ज्यादा है कि Q ज्यादा है, मैं कहूंगा कि इसमें से जैसा अभी स्थिति दिख रहा है कि P कम है और Q ज्यादा है, ऐसा दिख रहा है, तो सर परिणामी की दिशा आप ये क्यों बनाया, हमारा मन गलत आएगा, आना होगा। अगर P सर कम है और Q ज्यादा है तो परिणामी तो Q की दिशा में होना चाहिए, नहीं समझे बात को, इसको इधर बना लो, बड़ी दिक्कत है, एक करो तो एक गायब। लिखा है दोस्त, ढक गया इससे, यहाँ पर है, ठीक है, तो इधर बना लो, यहाँ पर मैंने मान लिया है, देखो जो दूर होता है ना रिजल्टेंट से, जो रिजल्टेंट से दूर होता है उसका आघूर्ण के लिए बड़ी भुजा मिलती है छोटी, तो जो रिजल्टेंट के वजह से जो ये ज्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा ये कम क्रिएट करेगा, सेम फोर्स पे P का मोमेंट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दूरी ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ कि P और Q कितना है, तो आसान है, ये 5 न्यूटन है आपका, दोनों बीच का रिजल्टेंट 5 न्यूटन है। तो हम आराम से पहली बात यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि Q माइनस P सपोज कर लिया हमने यहाँ पे, सपोज सपोज हमने किया कि Q इज ग्रेटर देन P, यानी Q जो है वो P से बड़ा है, हमने ऐसा मान लिया कि Q जो है वो P से बड़ा है, इसलिए Q माइनस P बराबर 5 न्यूटन, ये रिजल्टेंट है। अभी हम कहा कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो, मान लो कि Q बड़ा है P से, तो Q माइनस P बराबर, अभी कुछ नहीं, बस इतना बोला कि दोनों का रिजल्टेंट 5 है, तो कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा, और चूंकि पैरेलल फोर्स है तो सीधे घटाना है, अगर पैरेलल नहीं होते तो रिजल्टेंट का बहुत तरीका बताया गया, पीछे आप देखिए जा करके, यानी Q माइनस P बराबर यहाँ क्या है 5 है, इतना तो क्लियर है। और डायग्राम में हम अगर बना लें इनको तो हम एक एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुका है, एक इक्वेशन ये आ चुका है, और डायग्राम से ये पता चल रहा है कि P गुणा 25 बराबर Q गुणा 20 होगा, यानी अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम हम लोग कह सकते हैं कि Q गुणा 20, यानी Q इस पर मोमेंट डालेगा और P इधर, दोनों अपोजिट मोमेंट डालेंगे, बराबर होगा P गुणा 25। यानी यहां से अगर हम लोग निकाल लें किसी एक का वैल्यू और उसमें रख दें, जैसे इक्वेशन हमारे पास एक मिला,
यहां से हम देख रहे हैं कि Q बराबर जो आ रहा है P गुणा 25/20 यानी 5/4P आ रहा है। तो क्यों ना इसमें रख दें, यानी Q बराबर 5/4P रखने जा रहे हैं। तो 5/4P प्लस P बराबर 5, यानी यहां से अगर निकालें P को कॉमन तो P निकलेगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, यानी यहाँ पे 2.25, एक सेकेंड, ठीक है, माइनस है यार, सॉरी, यानी 5/4P माइनस P बराबर आ गया 5, यानी यहाँ से 1/4P बराबर, इसको सॉल्व करोगे 5/4P में से P घटाओगे तो 1/4P आएगा बराबर 5, इसलिए P बराबर कितना हो गया 5 गुणा 4 यानी 20 न्यूटन। इसलिए Q बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 अधिक होगा क्योंकि Q ज्यादा था P से। तो Q बराबर P का मान यहाँ पर रखो 20, तो 20 उधर चला जाएगा प्लस में 25 हो जाएगा, Q बराबर 25 न्यूटन। यानी देखो Q है 25, P है 20, तो यहाँ पर देखो Q है आपका, यहाँ पे Q जो है वो है 25, ये है 20, देखो ये 25 है ये 20 है, तो रिजल्टेंट 5 हुआ ना, और दूरी कितनी है 20 और 25 सेंटीमीटर। इसी वजह से ये क्वेश्चन लग जाएगा आपका आसानी से, कोई नहीं है, सारा मोमेंट ले होकर खेल है, क्योंकि मोमेंट चैप्टर का इस वजह से ऐसा हो रहा है आसान है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन में, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या बोला, चलो भैया, एक भारित कार को दो व्यक्तियों द्वारा ढकेल कर चलाया जाता है। भारित कार को, कोई गाड़ी है उसको दो व्यक्ति जो है मिल करके ढकेल रहे हैं। एक कार है ऐसे मान लीजिए, आगे की तरफ धक्का इस पर लगाया जा रहा है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दो महानुभाव लोग काम कर रहे हैं। एक महानुभाव यहाँ लगे हुए हैं, एक महानुभाव यहाँ लगे हुए हैं, दोनों लोग लग गए यहाँ से, ठीक है ना, समझ में आ रहा है डायग्राम, देख लीजिए ठीक। करा कि दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। यदि पहला व्यक्ति 120 न्यूटन का बल लगाता है, ये व्यक्ति 120 न्यूटन का बल लगाता है, और कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति 140 का न्यूटन का बल लगाता है, कह रहा है कि तो परिणामी बल एवं उसके अनुप्रयोग का बिंदु, यानी इनका परिणामी, ये इधर लगा दो पैरेलल फोर्स है ना, तो इनका परिणामी कहाँ जाएगा, इसी को यार उसमें लिखा था, याद करो, तुमको सिलेबस में देखो, तुम इसी के लिए ना परेशान थे, क्या है, पैरेलल फोर्सेज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेज कैलकुलेटिंग देयर रिजल्टेंट, उनका रिजल्टेंट निकालना। रिजल्टेंट निकलेगा कैसे, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, यानी जितने भी रिजल्टेंट तुम निकाल रहे हो ना, जैसे अब हमसे पूछा इन्हीं क्वेश्चन में सिंपल कि भैया क्या निकालना है, परिणामी यानी रिजल्टेंट निकालो और उसके अनुप्रयोग का बिंदु। रिजल्टेंट मान लो दोनों लोग धक्का लगा रहे हैं, तो एकदम बीच में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 120 है 140 है, तो इनसे कुछ दूरी पे काम करेगा वो। ये रिजल्टेंट किसकी, जिधर ज्यादा भार लगता है उधर की तरफ रिजल्टेंट होता है। ये तो गारंटी है कि 30 पर नहीं होगा, उससे दूर होगा। तो मैं कहूंगा कितने पर होगा, मैं मान लेता हूं कि यहां से इसकी दूरी रिजल्टेंट की x होगी, बात समझ आ रही ना। और रिजल्टेंट कितना होगा, तो 120 ये 140 ये, दोनों मिलके यहाँ पे लोड कितना लगा रहेंगे, 120 140, 12 दूना 24 2 26, यानी 260 न्यूटन का बल दोनों लोग लगा रहे होंगे। समझ गया बात को, दोनों लोग इधर की तरफ 260 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक्स दूरी पर। बहुत आसान है यार, कितना कह रहा कि तो परिणामी बल, यानी बल बताइए, तो 260, कैसे भाई, सॉल्यूशन में सीधे लिख देंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट पैरेलल लाइक फोर्सेज है, पैरेलल लाइक फोर्सेज यानी दोनों एक ही दिशा में पैरेलल हैं और लाइक फोर्सेज हैं, रिजल्टेंट सीधे जुड़ेगा, यानी 120 प्लस 140 बराबर 260 न्यूटन का, 260 न्यूटन का बल, क्योंकि पैरेलल लाइक है, सीधे जोड़ दिया जाएगा, इसमें कोई भी दो राय कुछ काम नहीं करना। अब लोकेशन की कितना होगा, एज्यूमिंग रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट को एज्यूमिंग रिजल्टेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ए, मान लो ये आदमी है ये भी आदमी है, मैंने फ्रॉम ए, कुछ लोगों को ये लगता होगा ये मानते मानते लिखते रहते हैं, मैं क्या करूं, न्यूमेरिकल मुझे ये सब बड़ा हल्का लगता है, कैसे भी घुमा फिरा तोड़ ताड़ लगा देता हूँ। तुम भी अगर समझने लगो कुछ देर बाद तुम भी लगाने लगो, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल है ये सब, तो बहुत इसको अच्छे से लिखने का मैं प्रयास नहीं करता हूँ कि हाँ थोड़ा सा साफ सुथरा लिखते, ये क्या गड़बड़ गड़बड़ किए पड़े हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 120 वाले का मोमेंट इस पर ले लूंगा x दूरी पर,
और जो बचा दूरी उस पर ये ले लूंगा। तो मैं कहूंगा कि बैलेंस के लिए 120 गुणा x बराबर होना चाहिए 140 गुणा जो दूरी है 60 सेंटीमीटर में से x घटा लो। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं निकलेगा? उधर वाला दूरी कितना बचा, ये x है, तो उधर वाला 60 सेंटीमीटर में से x घटा लो। यानी यहाँ से हम लोगों को निकला 120x बराबर 140 गुणा 60 माइनस 140x। इस 140 को इधर ले आ लो तो क्या हो जाएगा, 140x को इधर लाओगे तो जुड़ेगा 14 12 28 यानी 280x, नहीं 14 12 26, 260x बराबर 140 गुणा 60 यानी x बराबर हुआ 140 गुणा 60 बटा 260। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, खट्ट से x की वैल्यू आ जाएगी 140 गुणा, सीधे जीरो से काटो, 14 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 26, 32.3.2 आपका आ गया 32.30, 32.30 मीटर। ये आ गया आंसर। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, आप इसको न्यूमेरिकल को पूरा नोट कर लीजिए। कोई डाउट किसी को इसमें, किसी भी तरह का कोई डाउट? आसान था यार, क्या डाउट आएगा। ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल कि कार लेके धक्का दे रहे थे लोग, देख लो ध्यान से, ये कार लेके लोग धक्का दे रहे थे क्या, और उसके बाद ये आ गया आपका। आसान है, कर लोगे, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 1500 न्यूटन 1500 न्यूटन भार का एक पत्थर दो मनुष्यों द्वारा 2 मीटर लंबे एक बांस से लटकाकर उठाया जाता है। मतलब जो पत्थर है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर लंबी लकड़ी है, चलो यहाँ से यहाँ तक तो 2 मीटर हुआ, 2 मीटर बहुत बड़ा दूरी है। एक आदमी यहाँ पर अपने कंधे पर इसको रखा हुआ है, एक आदमी इसको अपने कंधे पर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और एक और सिमिलर आदमी है, ओ भाई, एक और आदमी सिमिलर है जिसने इसको अपने कंधे पर रखा, ठीक है। अब इन दोनों लोगों ने रख लिया, कह रहा है कि 1500 न्यूटन का भार का पत्थर है, अब बीच में कहीं पत्थर लटका हुआ, कह रहा है कि लटका कर उठाया जाए, दोनों में से एक दुर्बल मनुष्य अधिकतम 600 न्यूटन का भार सहन कर सकता है। इसमें से कोई एक कमजोर है जो 600 न्यूटन से ज्यादा नहीं सहन कर सकता, दैट मीन्स ये रिएक्शन ही नहीं दे सकता 600 न्यूटन से ज्यादा का, इनका रिएक्शन 600 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, और तब इनको भाई ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोग मिल करके कितना उठा रहे हैं, 1500, तो जब ये 600 है तो जाहिर सी बात है 900 ये उठा रहेंगे, 900 और 600 मिलके 1500 हुआ ना। तो अब कह रहा है कि इस परिस्थिति में पत्थर को बांस से कहां पर लटकाया जाना चाहिए, बांस का भार छोड़ दीजिए, बांस का भी अपना वेट है, नेगलेक्ट करिए, कह रहा है कि कहां लटकाया जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा भाई यहीं कहीं लटका लो, कहीं x दूरी पर दुर्बल मनुष्य से, दुर्बल मनुष्य से x दूरी पर लटकाया जाना चाहिए, मैंने बोल दिया। और ये कितना है 1500, बात वही मोमेंट वाला खेल है, 1500 न्यूटन, 600 का रिएक्शन ये दिए, 900 ये, 1500 नीचे काम कर रहा है। सपोज ये x दूरी पर काम कर रहा है, तो पहले तो मैं बोलूं कि अगर आदमी ये है सोल्यूशन, अब इसको बहुत डिटेल में नहीं, बस मैं सिंपल लिखूंगा कि a मतलब पर्सन ए है, एक आदमी ए है, ए द्वारा उठाया गया भार, आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, ए द्वारा उठाया गया भार 600 न्यूटन, इसलिए बी द्वारा उठाया गया भार 1500 माइनस 600 यानी 900, ए द्वारा उठाया गया भार पूरा लिखिएगा 600 न्यूटन, इसलिए बी द्वारा लिखिएगा 900 न्यूटन, ठीक है ना। अब कहेंगे माना कि दुर्बल व्यक्ति से x दूरी पर भार को लटकाया गया है, तब ये लिखने के बाद तब लिखेगा, इसलिए है 600 गुणा x बराबर उधर से 900 गुणा 2 मीटर है पूरा, 2 माइनस एक्स, यही ना, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 600x बराबर 9 दूना 1800 माइनस 900x, इधर लाएंगे 900x को तो 9 6 1500x बराबर 1800
यानी x बराबर 1800 बटा 1500, दैट मीन्स 0 से कैंसिल, यहाँ पर आ गया कितना 6 बटा 5 मीटर, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 मीटर की दूरी पर। किससे, मैंने गलत बना दिया है क्योंकि नज़दीक लग रहा है ना, ये 1 मीटर से बाद उधर कहीं लटका हुआ है, यानी सही दूरी इसकी क्या हो जाएगी, सही दूरी इसकी यहाँ लटका हुआ है कहीं, और ये दूरी यहाँ से जो x है आई है कि दुर्बल मनुष्य से कितना 1.2 मीटर की दूरी। आंसर समझ में आया कि कैसे आया है यहाँ पे 1.2 मीटर, कहाँ से, दुर्बल मनुष्य से बताया है, दुर्बल मनुष्य से 1.2 मीटर। क्लियर है पूरी बात, यहाँ पे कर लीजिएगा, आसान है ये भी, कोई बहुत मतलब कठिन बात नहीं हो रही है, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग। तो अभी और भी न्यूमेरिकल हम लोग को करने हैं, ऐसा नहीं कि यही सीरीज खत्म हो रही है, तो आप लोग अगर प्रेम बनाए रखें तो अगला न्यूमेरिकल भी जल्दी लेकर आऊंगा। 5 न्यूमेरिकल इस वीडियो में हुए, कुछ थोड़े अच्छे वाले न्यूमेरिकल अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और जल्दी ही दूसरा न्यूमेरिकल का वीडियो आ जाएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म। दो सीरीज न्यूमेरिकल की, कुछ बीच में भी न्यूमेरिकल कराया हूँ, बट चिंता मत करिए, इसके बाद आपका सीरीज खत्म हो जाएगा पूरी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।